स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों तक इसे अवश्य शेयर करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रमुख धर्म संप्रदाय और उनके 9 वर्ष। तो हिंदू धर्म में विक्रम संवत, जिसकी शुरुआत चैत्र प्रतिपदा से और इसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है। शक संवत हिंदू धर्म संवत, इसे भी चैत्र प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। हिजरी संवत, जिसे मुहर्रम के नाम से जाना जाता है और यह मुस्लिम धर्म से संबंधित है। जैन संवत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। खालसा संवत बैसाखी। तमिल संवत पुथंडू, जो अप्रैल माह से शुरुआत मानी जाती है। मलयालम संवत, जिसे विशु, जो केरल में मनाया जाता है, बैसाखी के रूप में भी इसे मनाया जाता है। तेलुगु संवत, जिसका 9 वर्ष उगादि के नाम से जाना जाता है और उगादि के नाम से इसे आंध्र प्रदेश में जाना जाता है और यह मार्च और अप्रैल महीने में शुरुआत मानी जाती है। पारसी धर्म का जो 9 वर्ष है उसे नवरोज के नाम से जाना जाता है और यह अगस्त माह में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर का पहला माह चैत्र होता है और अंतिम माह जो है फागुन होता है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा सिकोह द्वारा किया गया और जिसे सिर्रे अकबर के नाम से जाना जाता है। अब G20 की स्थापना सितंबर 1999 में हुआ और दुनिया का 85% सदस्य देश इसके सदस्य हैं। दुनिया का 80% व्यापार G20 देशों के मध्य होता है और दुनिया का 2/3 आबादी G20 सदस्य देशों के पास है। इनका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। इसमें सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 21 है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, यूरोपियन संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और तुर्की शामिल है। तुर्की का जो वर्तमान नाम है तुर्की हो गया। और इंडोनेशिया से 2022 में भारत को अध्यक्षता मिली थी, जो 2023 में भारत द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इसी 2023 में एक यूरोपियन संघ को इसमें शामिल किया गया है। स्पेन इसका अस्थायी रूप से सदस्य है, जिसे प्रतिवर्ष आमंत्रित किया जाता है। दक्षिण कोरिया, इंग्लैंड और अमेरिका इसके सदस्य हैं। टोटल 21 सदस्य वर्तमान में हो चुके हैं। अगला ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। जनक थॉमस मुनरो कैप्टन रेट, लेकिन ज़्यादातर थॉमस मुनरो का ही नाम आता है और एग्जामों में भी थॉमस मुनरो का भी ऑप्शन बनता है, लेकिन जनक थॉमस मुनरो और कैप्टन रेट दोनों थे। शुरुआत 1792। सर्वप्रथम मद्रास जो वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है के 12 महल से इसे लागू किया गया और यह तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई, असम, कुर्ग सहित ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू था। रैयत अर्थात किसान, यानी रैयतवाड़ी में किसान भूमि का मालिक होता है। यह संपूर्ण
ब्रिटिशकालीन भारत का 51% भाग पर लागू था। अगर पूछे यह शुरुआत कहाँ से हुआ तो मद्रास यानी चेन्नई के 12 महल से। अगला है महालवाड़ी। जनक हॉल्ट मैकेंजी। भूमि कर गांव के समूह से वसूला जाता है। यह ब्रिटिशकालीन भारत के 30% भूभाग पर लागू था। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब क्षेत्र शामिल थे। शुरुआत 1833। साइड से कुछ कट गया है, हालवाड़ी दिख रहा है लेकिन महालवाड़ी पूरा रहा है। स्थायी बंदोबस्त। जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसे सर जॉन शॉर के सुझाव पर 1793 में लागू किया गया। इसका अन्य नाम स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा और सूर्यास्त कानून के नाम से भी इसे जाना जाता था। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, कर्नाटक सहित ब्रिटिशकालीन भारत के 19% भूभाग पर लागू था। इसमें जो लगान वसूलने का कार्य जमींदारों के पास होता था, जिसमें वसूले गए लगान का 1/11 भाग जमींदार के पास तथा 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। यह सूर्यास्त कानून इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें एक टाइम दिया गया था कि इस तारीख को सूर्यास्त होने से पहले जमा करना होगा, नहीं किया गया तो जिम्मेदारी छीन ली जाएगी। इसी कारण से सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। और इसका जो विस्तार था उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल सहित उड़ीसा, कर्नाटक राज्य तक था। इसे स्तंभदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। अगर पूछा स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो समाधि है गाजीपुर में थी। एकमात्र गवर्नर जिसकी समाधि भारत में है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारत में उत्तर प्रदेश में है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र 1860 में लिखी गई। इस पुस्तक में नील खेती करने वाले किसानों की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है और यहाँ किसानों को भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था, जिसे तिनकठिया प्रथा कहा जाता है। और अगला टॉपिक है प्रमुख समितियां और उनका संबंध। तो कस्तूरी रंगन समिति का संबंध शिक्षा से है। शिवरमन समिति का संबंध नाबार्ड की स्थापना से है और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। बलवंतराय मेहता समिति का संबंध है त्रिस्तरीय पंचायत से है। लेकिन यदि पूछे कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति के सिफारिश पर दिया गया तो LM सिंघवी समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जिसे मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। भाग 4 का अनुच्छेद 51 पर। नरसिंहन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी मापन से है और भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी मापन से। रंगराजन समिति का संबंध गरीबी मापन से। हेरवानी समिति का संबंध सेबी की स्थापना से। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ, लेकिन सेबी एक्ट बना था 1992 में। विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ही GST लागू हुआ। चलेया समिति का संबंध कर सुधार से है। हिल्टन यंग समिति का संबंध RBI की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। अब केंद्र राज्य से की जांच हेतु बनी प्रमुख समितियों में प्रशासनिक सुधार समिति, शीतलवाड़ समिति, राजमन्नार समिति,
सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग है। अगला टॉपिक भारतीय प्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं, तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत माटर, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल लिप्टन है। प्रेस, भारत में प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा 1556 में गोवा से हुआ। भारत में प्रेस का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। पत्रकारिता का राजकुमार कृष्णोदा पाल को कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता मेटकाफ को कहा जाता है। पत्रकारिता हेतु जेल जाने वाला पहला व्यक्ति पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक। और भारत का पहला समाचार पत्र तो बंगाल गजट है। अगला जनजातीय विशेष, जनजातियों का उल्लेख संविधान अनुच्छेद 342 में दिया गया है। जनजाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338A में दिया गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में जनजातियां नहीं पाई जाती। जनजातियों हेतु तो आरक्षण है 7.5%। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार जनजातियों का जो प्रतिशत है 0.6% है। और सर्वाधिक जनजाति सोनभद्र में, तो सबसे कम अगर पूछे उत्तर प्रदेश जनजाति कहाँ है तो बागपत। भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति भील है। और टोडा जो जनजाति है यह नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजाति थारू है। और उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश। और प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है तो मिजोरम। और प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक जनजाति किस केंद्र शासित राज्य में पाई जाती है तो लक्षद्वीप। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, जिसे 1 माह के भीतर संसद में अनुमोदन के बाद 6 महीने के लिए अनुमोदित कर करके इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 356, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, इसका अनुमोदन संसद में 2 माह के भीतर यानी 60 दिन के भीतर होगा और 6 महीने बाद अनुमोदन करके इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम इसकी सीमा है 3 वर्ष। और राष्ट्रीय आपात की सीमा 6 महीने बाद बढ़ाते समय अनिश्चित काल है, लेकिन राष्ट्रपति शासन का जो है मैक्सिमम जो पीरियड है यह 3 वर्ष का है और 2 माह के भीतर संसद में अनुमोदन होना आवश्यक है। अनुच्छेद 360, जिसे वित्तीय आपात के नाम से जाना जाता है, इसका अनुमोदन संसद में 2 माह के भीतर यानी 60 दिन के भीतर होना है और इसे अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। अगला टॉपिक आपका बन रहा है प्रमुख वंश उसकी राजभाषा है यानी भाषा है। तो गुप्त काल की जो राजभाषा थी संस्कृत, विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा जो थी तेलुगु, बहमनी साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी मराठी, बौद्ध धर्म की जो भाषा थी पाली, जैन धर्म की प्राकृत या अर्धमागधी देखा और आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत थी। अशोक के अभिलोकों की भाषा प्राकृत थी और सातवाहन वंश की जो भाषा थी यह भी प्राकृत थी। मुगलों की दरबारी भाषा फारसी, अंग्रेजों की दरबारी भाषा प्रारंभ में तो फारसी थी लेकिन बाद में अंग्रेजी हो गई। अगला कामसूत्र के लेखक व शायर हैं। भारतीय दर्शन और दार्शनिक मत एवं उसके प्रवर्तक। तो सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन, इसके जन्म प्रवर्तक कपिल थे। योग दर्शन के पतंजलि, शून्यवाद का जनक कर पूछे तो नागार्जुन। मीमांसा दर्शन जैमिनी, न्याय दर्शन महर्षि गौतम। और
कर्म का संबंध मीमांसा से, मीमांसा का कर्म का संबंध मीमांसा। अद्वैत सिद्धांत शंकराचार्य द्वारा दिया गया। अब प्रमुख त्यौहार, तो माजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो यह असम में स्थित है। अब त्यौहार क्या है, ओणम केरल का त्यौहार है, पोंगल तमिलनाडु का, हरेली छत्तीसगढ़ है, वहीं हरेला पूछेगा उत्तराखंड, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, और नुआखाई उड़ीसा में। पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर है, लेकिन पुष्कर मेला पूछेगा तो राजस्थान। सरहुल त्यौहार झारखंड में, हार्नबिल त्यौहार नागालैंड में। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1952 में राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद भारत में है, जिसमें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य एवं पूर्वोत्तर। और क्षेत्रीय परिषद जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। आगे, संसद सदस्य की निहत्ता का उल्लेख अनुच्छेद 102(1) में दिया गया है, और विधानसभा सदस्यों का जो अहर्ता यानी योग्यता का निहत्ता का उल्लेख अनुच्छेद 191(1) में दिया गया है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में आया, जिसके तहत धारा 8(3) के तहत 2 वर्ष से अधिक सजा होने पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 2023 में राहुल गांधी की सदस्यता इसी के कारण समाप्त हो गई। अगला पॉइंट, ब्राह्मणों को दान दी गई मुक्त भूमि को अग्रहार कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो प्राचीन काल में कहा जाता है, और चोल वंश के शासन काल में ब्रह्मदेव कहा जाता है, ब्रह्मदेव। आगे, प्रमुख गुफा मंदिर, तो अजंता गुफा मंदिर जो है महाराष्ट्र में है, गुप्त शासकों द्वारा बनाया गया है। एलोरा मंदिर जो है यह भी महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। बाघ गुफा यह भी मध्य प्रदेश में है। खारवेल हाथी गुफा उदयगिरी यानी यह उड़ीसा में स्थित है। इसे कलिंग शासक खारवेल द्वारा स्थापित किया गया। और बराबर गुफा बिहार में स्थित है। अब नायनार संतों की संख्या 63। नायनार जो संत थे वो भगवान शिव के उपासक। हलवार संतों की संख्या कुल 12 और वैष्णव धर्म के अनुयायी। आगे, भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल आवश्यक तत्व हैं, जिसमें तत्काल ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पूछे तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से मिलता है तो वसा से मिलता है ध्यान में। लेकिन मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है तो कार्बोहाइड्रेट। विटामिन, मिनरल और जल जो है यह सभी रोग मुक्त होने हेतु आवश्यक तत्व हैं। अगला, मुंबई में स्थित मुख्यालय, तो आरबीआई का जो मुख्यालय है भी मुंबई में, और स्थापना 1935, 1 अप्रैल 1935। एसबीआई 1955, LIC की 1956, सितंबर 1956। सेबी 1988, इसका मुख्यालय मुंबई, और एक्ट बना था 92 में। रिलायंस का 1973 में। आयात निर्यात बैंक जिसे एग्जिम बैंक कहा जाता है, स्थापना 1982, मुख्यालय मुंबई। औद्योगिक विकास बैंक, स्थापना 1964, मुख्यालय मुंबई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो दक्षिण एशिया एवं भारत का सबसे प्राचीन स्टॉक एक्सचेंज, जिसका स्थापना 1875 में हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्थापित किया गया, इसका भी मुख्यालय मुंबई। यानी आरबीआई, एसबीआई, LIC, सेबी का मुख्यालय मुंबई। रिलायंस, आयात निर्यात बैंक, औद्योगिक विकास बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। आगे, हैदराबाद विशेष, तो ग्रीन सिटी का दर्जा दिया गया 2022 में।
भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारत का पहला डॉग पार्क यह भी हैदराबाद में है। भारत का पहला महिला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में। भारत का पहला रॉक गार्डन यह भी आपका हैदराबाद में है। मूसी नदी, हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर है और तेलंगाना का हाईकोर्ट यहीं पे स्थित है और यह वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी भी है। और चार मीनार यहाँ पे स्थित है। स्काई रूट एरोस्पेस भी यहीं पे स्थित है। इतिहास के प्रमुख गुरु शिष्य, अगला टॉपिक आपका बन रहा है इतिहास के प्रमुख गुरु एवं शिष्य। तो चंद्रगुप्त के गुरु का नाम चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त या अजय। सिकंदर महान के गुरु अरस्तु के गुरु प्लेटो। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और धार्मिक गुरु पूछे तो टियोटास्टाइल। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास है और रैदास के गुरु का नाम रामानंद है। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद है। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम प्रजानंद है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है। दिल्ली अभी दूर है, इन्हीं का कथन था। शौकत अली का गुरु का नाम बाल गंगाधर तिलक। तुलसीदास के गुरु का नाम बाबा नरहरि। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम चित्तरंजन दास। ए.ओ. ह्यूम के गुरु का नाम गोविंद रानाडे। रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु का नाम बंकिम चंद्र चटर्जी। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम। और दूसरे गुरु पूछे तो रुद्र रामपूत। शिवाजी के गुरु का नाम दादाजी कोंडदेव। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। तानसेन के गुरु का नाम शेख मोहम्मद गौस। जहांगीर के गुरु का नाम अहमद फारूक सरहिंद। औरंगजेब के गुरु का नाम शेख मासूम। अगला कोयला चार प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। इसमें सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइट है। बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक भारत में पाया जाता है। मतलब भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। और लिग्नाइट कोयला जो भारत में अगर पाया भी जाता है तो तमिलनाडु है। एंथ्रासाइट कोयला भारत में पाया जाता है तो यह आपका जम्मू कश्मीर में है। और सबसे पत्थर कोयला निकृष्ट कोयला कहा जाता है पिट कोयला को। कोयला उत्पादन में भारत में जो राज्यों में है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। देश में पूछे तो चीन, भारत, अमेरिका। भंडारण में झारखंड। और कोयला का उत्पादन गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होता है। चट्टानों का क्रम तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान उत्पन्न हुआ, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुड़प्पा, बिंदन, गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रैप। सबसे प्राचीन चट्टान पूछेगा तो आर्कियन क्रम की चट्टान। जो धारवाड़ है यह खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो बिंद चट्टाने हैं सीमेंट उत्पादन के प्रसिद्ध है। गोंडवाना कोयला है तो प्रसिद्ध है। अगला प्रमुख है महाद्वीप एवं उसके उपनाम। एशिया को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप, कंगारुओं का देश कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप, ईरान महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अब जैव विविधता सर्वाधिक। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में और साइलेंट वैली जो केरल में स्थित है पाया जाता है। यानी पश्चिमी घाट और केरल क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में विश्व में अगर सर्वाधिक विविधता वाला देश पूछे तो ब्राज़ील। और ओवरऑल पूछे उष्णकटिबंधीय या भूमध्य विषुवतीय रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है।
ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर तरफ जाने पर जैव विविधता बढ़ती है। आगे नहर में आइए। नहर, विश्व की सबसे बड़ी नहर अगर पूछे तो स्वेज नहर, भारत की सबसे बड़ी नहर पूछे तो इंदिरा गांधी, और वैसे पूछे कि सिंचाई की दृष्टि से बनी या सिंचाई के उद्देश्य से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। अगला, भारत विश्व के का सबसे बड़ा छोटा द्वीप से संबंधित तथ्य। तो भारत का अगर पूछे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप सालसेट द्वीप, जिसपे मुंबई बसा है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे भारत का, माजुली द्वीप जो असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी। और अफ्रीका का अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो यह भी मेडागास्कर ही होगा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप। और जापान का सबसे छोटा द्वीप अगर पूछे तो शिकोको द्वीप होता है। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट ब्रिटेन। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जो उत्तरी अमेरिका का भाग है। आगे, भारत में स्थित राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय उद्यानों, भारत में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 107 है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है। वन्य जीव अभ्यारण्य 566 है। टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है। 53वां टाइगर रिजर्व जो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो चित्रकूट में स्थित है उत्तर प्रदेश में। और भारत में स्थित हाथी रिजर्वों की संख्या 33 है। भारत में स्थित रामसर, तो रामसर की जो संख्या है 80 से ऊपर हो चुकी है। इसमें डाटा पुराना है तो ध्यान रहे। सर्वाधिक अगर रामसर स्थल पूछे तो तमिलनाडु में है। दूसरा स्थान पे आपका होगा उत्तर प्रदेश। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो का नारा कौन दिया था, तो यूसुफ मेहर अली द्वारा। और यूसुफ मेहर अली द्वारा भी साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया था। प्रमुख हरित गैस ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान अगर पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। फिर इनमें गैसों का नाम जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्लाई एश, जिसमें सर्वाधिक ताप बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है सांस और फेफड़े से संबंधित समस्या उत्पन्न करता है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी ताप को बढ़ाता है। लेकिन सर्वाधिक योगदान पूछे तो जलवाष्प का होता है। ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो जलवाष्प का। अब अगला टॉपिक है संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें से कंपटीशन एग्जामों में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं और विशेष करके ऑनलाइन पेपरों में 7वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। शक्तियों का विभाजन 3 आधार पर किया है, जिसमें संघ राज्य समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची के अंतर्गत पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। अब इसमें जो पूछता है कि कौन सा विषय किससे संबंधित है, तो ध्यान दें। तो संघ सूची में संघ सूची के संबंधित
रक्षा, मुद्रा, परिवहन, नागरिकता, परमाणु ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय मामला, खनिज स्रोत, विदेशी मामले, केंद्रीय बैंक, जनगणना है। यह सभी संघ सूची का विषय है। राज्य सूची के अंतर्गत जन स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, सिंचाई, जल निकासी, श्मशान, कब्रिस्तान, राज्य लोक सेवाएं, पेंशन, भूमि कर, स्थानीय स्वशासन, अस्पताल, स्टाम्प शुल्क, कृषि पर आयकर, पुलिस, रेलवे पुलिस और कारागार। कन्फ्यूजन ध्यान देना है यहाँ पे, रेलवे पुलिस को लेकर हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे रेलवे जो है यह संघ सूची का विषय है, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। अब समवर्ती सूची से संबंधित है। तो समवर्ती सूची में वन, वन्यजीव, परिवार नियोजन, खाद्य, पुरातात्विक स्थल, विवाह, तलाक, जिला, समाचार पत्र, जन्म मृत्यु पंजीकरण। अब प्रमुख रोग, तो रोग इसमें कुछ छोटा पॉइंट है, ध्यान देना। तो शक्तियों का विभाजन अनुच्छेद 246 में दिया गया है और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है यह केंद्र के पास होंगी। यह प्रावधान जो है हमारे संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 248 में दिया गया है। अब प्रमुख रोग, रोग में जीवाणु जनित रोग, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, सबूत से संबंधित रोग हैं जो मानव में उत्पन्न रोग है। तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग में हैजा, टीबी, कुकर खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टेटनस। हैजा, टीबी, कुकर खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टेटनस। विषाणु जनित रोग में एड्स, चेचक, पोलियो, पीलिया, हेपेटाइटिस, डेंगू। एड्स, चेचक, पीलिया, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू विषाणु जनित रोग है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में मलेरिया, सोने की बीमारी, पायरिया। मलेरिया, सोने की बीमारी, पायरिया। फफूंद द्वारा या कवक द्वारा उत्पन्न रोग, दमा, खाज, गंजापन, दाद, एथलीट फुट। अगला टॉपिक, वायुमंडल में पाए जाने वाली गैस मात्रा के अनुसार। तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस में नाइट्रोजन है जो 78.03% और ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.01%, नियान 0.0018, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन और ओजोन जो है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस। लेकिन यदि ब्रह्मांड में पूरे सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस तो हाइड्रोजन होगा। मानव शरीर एवं भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस पूछे तो ऑक्सीजन होगा, ध्यान रहे। अगला टॉपिक, श्रेष्ठ योजना हाई स्कूल छात्रों को आवासीय शिक्षा प्रदान करने हेतु चला गया। फीफा 2026 में अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा और 2022 में इसका आयोजन कतर में हुआ। दा विंसी मिशन शुक्र से संबंधित है जो नासा द्वारा भेजा गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला पहला राज्य पूछे तो गुजरात और अंतिम पूछे तो असम। घरौनी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह एक योजना चलाई गई है। केसर ए हिंद एक तितली जो खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में, जो सबसे बड़ी तितली है, विश्व की सबसे बड़ी तितली केसर ए हिंद, जिसकी खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई। सौर ऊर्जा एवं जल विद्युत से संचालित यानी नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला एयरपोर्ट पूछे तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो नई दिल्ली में है। केवल सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला एयरपोर्ट पूछे तो कोचीन केरल में।
आगे भारत के प्रमुख पदाधिकारियों का वरीयता क्रम। तो वरीयता क्रम में पहले नंबर पे आपके राष्ट्रपति है, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे पे प्रधानमंत्री, चौथे पे राज्यों के राज्यपाल, पांचवें पे आपके आ गए पूर्व राष्ट्रपति, छठे पे मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, सातवें पे उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का नेता, चुनाव आयोग का अध्यक्ष, आठवें पे मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नौवें पे लोकसभा और राज्यसभा के उपाध्यक्ष, 10वें स्थान पे वरीयता क्रम में भारत का अटॉर्नी जनरल कैबिनेट सचिव कै। आगे संसद भवन विशेष। तो नए संसद भवन का जो शिलान्यास हुआ था 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ और प्रधानमंत्री दी द्वारा। निर्माण टाटा प्रोजेक्ट के तहत डिजाइन HCP डिजाइन विमल पटेल द्वारा किया गया और बनने में कुल समय 29 माह लगा है। कुल क्षमता लोकसभा में जो सदस्यों के बैठने की है 888 है, राज्यसभा में 384 है और संयुक्त अधिवेशन हेतु 1272। इसका जो क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग किलोमीटर। सभी सांसदों के लिए स्पेशल दफ्तर का प्रावधान किया गया इसमें। और लोकसभा का जो थीम है, जो दीवालों का जो मॉडल है मयूर पक्षी के मॉडल पर है और राज्यसभा का जो दीवाल का मॉडल है आपका कमल के फूल के आकार का है। पुरानी संसद से संबंधित, तो पुरानी संसद का जो शिलान्यास हुआ था 12 फरवरी 1921 को और इसका जो उद्घाटन है 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। आगे इसका जो निर्माण लक्ष्मण दास द्वारा, डिजाइन एडवर्ड लुटियन एवं हर्बर्ट बेकर द्वारा। बनाने में से 6 वर्ष का समय लगा था। इसमें लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या यानी बैठने के लिए 552 और राज्यसभा में 550 है। इसमें 12 द्वार हैं और यह 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सरकार के आगामी लक्ष्य, इससे भी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत सरकार का आगामी लक्ष्य कालाजार पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा करने का लक्ष्य 2023, उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 2023, ब्रॉडगेज रूट को 100% करने का लक्ष्य, 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023, पूर्वोत्तर भारत के राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य 2023 जो पूरा नहीं हुई। आगे कृषि में शून्य डीजल तथा नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल का लक्ष्य जो है 2024, डिजिटल रेडियो शुरू करने का लक्ष्य 2024, हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 इसे बढ़ा दिया गया है। सड़क दुर्घटना में मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य 2024, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य 2024-25, भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025, टीबी मुक्त पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य जो है 2025 है, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030, 30% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाने का लक्ष्य 2030, HIV
एड्स खत्म करने का लक्ष्य 2030, रेलवे में जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030, ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030, ऊर्जा स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2047, पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता लाने का लक्ष्य 2047 है। मुंबई शहर द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया था 2050 और भारत सरकार द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य जो है 2070। प्रमुख प्रतिमाएं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टैच्यू ऑफ पोरस्पिटी, यह नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति है जो बेंगलुरु के संस्थापक हैं और इनका जो मूर्ति का जो डिजाइन है राम बी सुतार द्वारा बनाया है। यह 108 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति है जिसको 11 नवंबर 2022 में स्थापित किया गया। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, भगवान शिव की 369 फीट ऊंची मूर्ति है। यह राजसमंद जिला राजस्थान में है। 29 अक्टूबर 2022 को यह स्थापित किया गया। स्टैच्यू ऑफ पीस, जैन आचार्य विजय वल्लभ सूदी की यह प्रतिमा है जो पाली राजस्थान में है। यह अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई जो है 12 फीट है। आगे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्वामी रामानुजाचार्य की हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित मूर्ति है। इसकी जो ऊंचाई है 216 फीट और यह समता की मूर्ति कहा जाती है। आगे स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी, यह स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति है जिसे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थापित किया गया 12 अक्टूबर 2022 और यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी द्वारा इसे स्थापित किया गया। आगे स्टैच्यू ऑफ पीस, यह स्वामी रामानुजाचार्य की श्रीनगर में स्थापित मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 4 फीट और इसे अमित शाह जी द्वारा यानी भारत के गृह मंत्री द्वारा इसे स्थापित किया है। अब यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें तथा दोस्तों तक इसे अवश्य शेयर करें।